हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं ममता शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप लोगों को अपने इस क्लासरूम में। होपफुली आप लोग भी सभी सही होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हमारा मॉर्निंग सेशन चल रहा है। मॉर्निंग सेशन में मैं आप लोगों को करा रही हूँ क्या, राजस्थान लैंड कंट्रोल एक्ट 2001, ठीक है, जो कि रिलेटेड है हमारा कैसे ऑब्वियसली राजस्थान से, राजस्थान जुडिशरी से, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरे अपने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5, जहाँ मैंने आपको सेक्शन नंबर 1 से लेके पूरा सेक्शन नंबर 21 तक, मैं 21A तक इवन मैं आप लोगों को कंप्लीट करा चुकी हूँ, ठीक है। तो आज जो हम करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5A और चैप्टर नंबर 5B। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि जो चैप्टर नंबर 5A और चैप्टर नंबर 5B जो जुड़ा है वो एक अमेंडमेंट के बाद जुड़ा है। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट के पास, बहुत सारे बच्चों के पास न्यू अवेयर एक्ट ना हो, पुराना अवेयर एक्ट हो। अगर नहीं है तो खरीद लीजिए, अगर नहीं खरीद पाते हैं तो करेक्शन करते जाइएगा या नोट डाउन करिएगा जो मैं आपको सेक्शन पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। होपफुली आप लोगों को पसंद है, आप लोगों को समझ में आए, समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ में जरूर आएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। लेट अस स्टार्ट। चलिए देखते हैं क्या है चैप्टर नंबर 5A और चैप्टर नंबर 5B। 5A और 5B ये जोड़े गए हैं, बेसिकली कायदे ये जोड़े गए हैं अमेंडमेंट के बाद। ये संशोधन करके लाया गया एक चैप्टर है जिसमें इन्होंने सेक्शन जोड़े 22A से लेकर 22C तक चैप्टर नंबर 5A में। उसके बाद इन्होंने जोड़ा चैप्टर नंबर 5B और इन्होंने किया क्या, सेक्शन नंबर 22D से 22G तक। अब बात आती है कि इन्होंने जो अमेंडमेंट किया वो अमेंडमेंट किस तरीके से किया और किस लिए किया। इन्होंने जो अमेंडमेंट किया, पहले हमारे यहाँ पे जो भी वर्क होते थे वो सारे कार्य कौन करता था, वो सब करता था लैंड ट्रिब्यूनल। जो राजस्थान के अंदर जो भी लैंडलॉर्ड और टेनेंट को लेके कोई भी डिस्प्यूट होता था, किसी प्रीमाइसिस को लेके कोई भी डिस्प्यूट होता था, तो उसका सॉल्यूशन निकाला जाता था किसके द्वारा, लैंड ट्रिब्यूनल में या अपीलेट लैंड ट्रिब्यूनल, ओके। लेकिन इन्होंने अमेंडमेंट किया और अमेंडमेंट करने के बाद इन्होंने एक और अथॉरिटी जोड़ी जिसका नाम इन्होंने दिया रैंक अथॉरिटी। क्या नाम दिया इन्होंने? रैंक अथॉरिटी नाम दिया। कहाँ जोड़ा था? क्योंकि जब मैं आपको डेफिनेशंस करा रही थी तब मैंने आप लोगों को बताया था कि रैंक अथॉरिटी जोड़ा गया है। और रैंक अथॉरिटी जोड़ा कहाँ गया है ये आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके। जो लोग मेरे वीडियो को देखते हैं प्लीज़, आप लोगों को वीडियो बाद में मिलता है लेकिन बाद में भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि ये आपकी ही नॉलेज के लिए है, ओके। चलिए, रैंक अथॉरिटी की डेफिनेशन कहाँ दी है ये चीज़ आप मुझे बताएंगे, तब तक मैं आपको बताती हूँ कि एक्शन में सेक्शन नंबर 5A, चैप्टर नंबर 5A कहता क्या है। चैप्टर नंबर 5A कहता है कि रैंक अथॉरिटी कौन होगा, ठीक है, किस तरीके से अपील की जाएगी, क्या एग्रीमेंट होगा और साथ ही टेनेंसी कब तक चलेगी। जो भी होगा वो अमेंडमेंट के बाद किस तरीके से होगा वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सेक्शन नंबर मैंने आपको बताया 22A से लेकर 22C तक, यानी कि 3 सेक्शन इन्होंने जोड़े चैप्टर नंबर 5A। चैप्टर नंबर 5A में इन्होंने जो 3 सेक्शन जोड़े तो उसमें सेक्शन नंबर 22A कहता है, सेक्शन नंबर 22A कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ रैंक अथॉरिटी। अपॉइंटमेंट हमने पढ़ा किसका, रैंक ट्रिब्यूनल का। अपॉइंटमेंट हमने किसका पढ़ा, रैंक अपीलेट रैंक ट्रिब्यूनल का। आज हम जो अपॉइंटमेंट पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं किसका, रैंक अथॉरिटी का, ठीक है। अब रैंक अथॉरिटी होता क्या है, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट हुआ, किस तरीके से इसका अपॉइंटमेंट होगा वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, रैंक अथॉरिटी एक जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। देखिए, 2 चीज़ होती है, एक होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर और एक होता है ऑफिसर जो कि अथॉरिटी बनाई जाती है, ठीक है। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, याद रखिएगा, किसी भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर की जो अपॉइंटमेंट होता है वो हमेशा ऑलवेज वो हमेशा किसके द्वारा किया जाता है, बाय द हाई कोर्ट, बाय द सुप्रीम कोर्ट। इन केस ऑफ हाई कोर्ट तो कौन अपॉइंट करेगा, सुप्रीम कोर्ट। इन केस ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो कौन अपॉइंट करता है वहाँ पे, हमारा जो हाई कोर्ट होता है, यानी कि स्टेट के अंदर कौन करता है, हाई कोर्ट अपॉइंट करता है किसी भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर को। जैसे मान लीजिए किसी भी जज को या किसी भी मजिस्ट्रेट को या किसी भी एग्जीक्यूटिव का हमेशा स्टेट गवर्नमेंट करती है, लेकिन किसी भी जैसे कि मान लीजिए आपको करना है किसी मजिस्ट्रेट कोर्ट में 2nd क्लास को, 1st क्लास को, तो ये सब कौन करता है, किसके द्वारा अपॉइंटमेंट होता है, वो होता है हमारे हाई कोर्ट के द्वारा। एलिजिबिलिटी जो उनकी दे रखी है वो आपने अलग अलग बता रखा है, उसके अकॉर्डिंग होता है। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, यहाँ जो रैंक अथॉरिटी को अपॉइंट करेगा वो करेगा स्टेट गवर्नमेंट। कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। तो फर्स्ट पॉइंट हम बनाएंगे अपना क्या, कि अपॉइंटमेंट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। नोट डाउन करती चलेगा जिनके पास अमेंडेड
वेरक नहीं हो वो नोट डाउन करिएगा, ठीक है। तो कौन करेगा यहाँ पे, तो बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब कौन व्यक्ति होगा, क्या इसकी एलिजिबिलिटी होगी, ये कौन डिसाइड करेगा, ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। लेकिन एलिजिबल कौन होगा, तो इन्होंने यहाँ पे बताया, फर्स्ट के 2 पॉइंट पे इन्होंने बताया कि जो व्यक्ति एसडीएम से नीचे की रैंक का नहीं होना चाहिए उसे अपॉइंट किया जाता है, मीन्स वो एसडीएम होना चाहिए एटलीस्ट, ओके। कैसे रैंक का, नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसडीएम, इज दैट क्लियर। कैसा होना चाहिए, नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसडीएम, ओके। तो कौन अपॉइंट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगा। क्या एलिजिबिलिटी होगी कि वो नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसडीएम, एसडीएम से नीचे की रैंक का नहीं होना चाहिए, ओके। आई होप आप लोगों को समझ में आता है। इसका सेकंड पॉइंट कहता है, इसका सेक्शन 2 कहता है कि अब बात आती है कि रैंक अथॉरिटी की यहाँ पे अपील कैसे होती है। तो इसमें आपको याद करने वाली कोई नई चीज़ नहीं है, क्योंकि अपील जो अपीलेट रैंक ट्रिब्यूनल क्या हो रही थी 60 डेज, वही इन्होंने यहाँ पे बताया, इन्होंने कोई चेंज नहीं किया। इन्होंने कहा अपील विद इन 60 डेज होगी, पर होगी कहाँ, इज इट क्वेश्चन ऑफ पी कि ये जो अपील होगी वो होगी कहाँ। ये हमेशा ये एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि अगर कभी भी अपील रैंक अथॉरिटी कोई भी डिसीजन देता है, कोई भी ऑर्डर पास करता है, तो उसकी अपील कहाँ होगी, कहाँ होगी उसकी अपील। नंबर 1 रैंक ट्रिब्यूनल किया, नंबर 2 अपीलेट रैंक ट्रिब्यूनल किया, नंबर 3 सिविल कोर्ट किया, या नंबर 4 इनमें से किसी में भी। क्वेश्चन है, फिर से बोल रही हूँ, अब रैंक अथॉरिटी के द्वारा पास किए गए ऑर्डर की अपील कहाँ होगी। नंबर 1 रैंक ट्रिब्यूनल किया, नंबर 2 अपीलेट रैंक ट्रिब्यूनल किया, नंबर 3 सिविल कोर्ट में, नंबर 4 इन चारों में से किसी में भी। आंसर जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। आप जब तक बताओगे उससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ऑलवेज जो होगी इसकी जो अपील होगी वो होगी रैंक ट्रिब्यूनल की। किसकी होगी, रैंक ट्रिब्यूनल की। देखिए मैंने आपको बताया था कि रैंक ट्रिब्यूनल की अपील होती है अपीलेट रैंक ट्रिब्यूनल की। याद रखिएगा, रैंक ट्रिब्यूनल अगर कोई भी ऑर्डर या कुछ भी करता है तो उसकी अपील कहाँ होती है, विद इन 60 डेज अपीलेट रैंक ट्रिब्यूनल के यहाँ। लेकिन अगर रैंक अथॉरिटी कोई भी चीज़ देता है, कोई ऑर्डर पास करता है, कुछ भी करता है, तो उसकी अपील कहाँ होगी, रैंक ट्रिब्यूनल के यहाँ, ठीक है। कहाँ पढ़ा था रैंक ट्रिब्यूनल, बताइएगा आप मुझे, कहाँ पढ़ा था रैंक ट्रिब्यूनल हमने। रैंक ट्रिब्यूनल की अपील के बारे में हमने पढ़ लिया, रैंक ट्रिब्यूनल कहाँ पढ़ लिया। तो आप लोग मुझे इतना बताइएगा कि रैंक ट्रिब्यूनल की हमने डेफिनेशन कहाँ पढ़ी, ठीक है, बताइएगा। चलिए पॉइंट नंबर 3 कहता है, जब कभी भी रैंक ट्रिब्यूनल रैंक अथॉरिटी द्वारा दिए गए ऑर्डर की ना तो कोई करेक्शन करता है, ना उसे चेंज करता है, और ना ही उसे रोकता है, तो उसके द्वारा दिया गया जो ऑर्डर होगा, वो कैसा ऑर्डर होगा, वो फाइनल ऑर्डर होगा, उसकी कोई भी अपील नहीं होगी। इज दैट क्लियर। कैसा होगा वो ऑर्डर, रैंक अथॉरिटी किसी भी तरीके का ऑर्डर पास करता है और उसकी अपील होती है, कहाँ होती है, रैंक ट्रिब्यूनल के यहाँ होती है। और रैंक ट्रिब्यूनल उस ऑर्डर को देखने के बाद ना तो उसको कोई ऑल्टर करता है, ना चेंज करता है, ना उसमें कोई कंप्रोमाइज़ करता है, ना कुछ करता है, तो उसका ऑर्डर कैसा माना जाएगा, उसका ऑर्डर फाइनल ऑर्डर माना जाएगा, ठीक है। कैसा ऑर्डर माना जाएगा, फाइनल ऑर्डर माना जाएगा, और उसकी कोई भी सेकेंड अपील नहीं होगी। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है राजस्थान रैंक कंट्रोल के अंदर सेकंड अपील कहाँ होगी, तो इसका आंसर होता है कहीं नहीं होगी। पूरे एक्ट में ये बताया गया है कि इसकी अपील कहीं भी नहीं होगी, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 कहता है सिविल सूट नहीं किया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, सिविल सूट नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसके ऑर्डर की अपील कहाँ हो रही है, रैंक ट्रिब्यूनल क्या हो रही है, और उसका ऑर्डर कैसा है, वो जजमेंट कैसा है, फाइनल जजमेंट, ठीक है। होपफुली आप लोगों को सेक्शन 22A समझ में आ गया होगा, अपॉइंटमेंट ऑफ रैंक अथॉरिटी। उसके बाद बात करते हैं अब सेक्शन नंबर 22B, वो कहते हैं रिटन एग्रीमेंट। अब सब कुछ हो गया, यहाँ पे अपॉइंटमेंट हो गया, यहाँ पे वो अपील हो गई, सब कुछ हो गया, तो अब क्या होगा। देखिए रिटन एग्रीमेंट, उन्होंने बोला कि लिखित करार किया जाएगा। किसके बीच किया जाएगा, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में किया जाएगा। देखिए पहले से अगर किसी का एक्ट में जब ये एक्ट बना था तब से वो चला आ रहा है, रेंट में तो ठीक है,
इनकेस कोई नया है और अमेंडमेंट होके आया है तो उसमें क्या चेंजेस होंगे, तो किस तरीके से किया जाएगा, वो बात बताई गई है सेक्शन नंबर 22B में। सेक्शन नंबर 22B कहता है रिटन एग्रीमेंट किया जाएगा। कैसा किया जाएगा, रिटन एग्रीमेंट किया जाएगा। उसके बाद उन्होंने किया कि अगर वो लोग एग्री करते हैं, अगर वो लोग एग्री हो जाते हैं कि हाँ एक एग्रीमेंट बनाया जाए और उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग रेंट पर उस व्यक्ति को रखा जाए, तो वो एग्रीमेंट कितने टाइम के अंदर बनकर तैयार करना होगा, इनको वो एग्रीमेंट तैयार करना होगा 1 ईयर के अंदर। तैयार कितने टाइम के अंदर, 1 ईयर के अंदर वो एग्रीमेंट तैयार करके रखना होगा। ठीक है, अब 1 ईयर के अंदर उन्होंने एग्रीमेंट तैयार कर दिया, तो उसका सबसेक्शन 3 कहता है अगर आपने 1 ईयर के अंदर एग्रीमेंट तैयार कर लिया है तो उसके बाद अब आपको करना पड़ेगा क्या, 1 ईयर के अंदर एग्जीक्यूशन। कितने टाइम के अंदर, 1 ईयर के अंदर ही आपको एग्जीक्यूशन करना होगा। ओके, 3 पॉइंट। 4 पॉइंट इनका कहता है कि जब इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया और इसके बाद इन्होंने उसका एग्जीक्यूशन करा लिया, तो अब रेंट अथॉरिटी के पास एक काम आ जाएगा। क्या काम आ जाएगा, रेंट अथॉरिटी के पास काम आ जाएगा कि अब आप शेड्यूल नंबर D, शेड्यूल नंबर 4 में आप इसका क्या करें, एंट्री करें। ठीक है, एंट्री कराना मस्ट है, क्योंकि इन केस आपने अगर एंट्री नहीं कराई और लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में किसी भी तरीके का कोई डिस्प्यूट होता है तो वो प्रूफ कहाँ से लाएंगे। अगर वो रिसीप्ट नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, डिस्प्यूट आता है, तो वो प्रूफ कहाँ से लाएंगे, तो वो प्रूफ निकाला जाता है शेड्यूल नंबर D से। इज दैट क्लियर, शेड्यूल नंबर D से। तो उसके पास क्या काम आ गया कि वो D में जाके एंट्री करेगा। जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलती है एंट्री करने की कि शेड्यूल नंबर D में एंट्री कर दी गई है, तो इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, और जैसे ही इंफॉर्मेशन दे दी जाती है उसके बाद क्या होता है, विद इन 15 डेज, नोट डाउन करेगा, विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर अंदर वो क्या करेगा, एक जो साइट होती है इनकी, जो ऑनलाइन साइट होती है उस पर उसको एंट्री कर देगा। क्या कर देगा, एंट्री कर देगा उसकी, और उसको क्या करेगा कि साइट पे उसको एंट्री करने के बाद पता चल जाएगा, कभी भी इन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है कहाँ से निकाल सकते हैं, उस साइट पे जाके उस एंट्री को निकाल सकते हैं। ओके, ये कहता है हमारा सेक्शन नंबर 22B। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया हो क्या करना होगा, रिटन एग्रीमेंट किया जाएगा, कितने साल के अंदर किया जाएगा, 1 साल के अंदर किया जाएगा। एग्जीक्यूशन कब कराया जाएगा, तो 1 ईयर के अंदर कराया जाएगा। और फिर क्या होगा, जॉइंट अथॉरिटी का क्या काम होगा, वो उसको शेड्यूल नंबर D में इसको एंट्री करेगा, उसके बाद 15 दिन के अंदर अंदर वो इसकी एंट्री कैसे कर देगा, ऑनलाइन कर देगा साइट पर। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 22C की, पीरियड ऑफ टेनेंसी। पीरियड ऑफ टेनेंसी इससे पहले हमने कहाँ पढ़ा था, पीरियड ऑफ टेनेंसी हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 8 में, जहाँ हम बात करते हैं लिमिट ऑफ टेनेंसी। कैसे डिसाइड होगी पीरियड ऑफ टेनेंसी, तो यहाँ पे भी उन्होंने बताया, तो सेक्शन नंबर 4 में इन्होंने बताया कैसे होगा, वही लैंडलॉर्ड और टेनेंट मिलकर डिसाइड करेंगे। यहाँ पे किसी को बीच में आने की जरूरत ही नहीं है, लैंडलॉर्ड और टेनेंट डिसाइड कर लेंगे कितने टाइम तक उसे रहना है। ठीक है, इन केस वो डिसाइड नहीं करते हैं, इन केस वो नहीं बताते हैं और रिन्यूअल नहीं कराते हैं, तो 2 महीने के अंदर वो रिन्यूअल हो जाएगा, और 2 महीने से मैक्सिमम कितने टाइम तक वो रिन्यूअल रहेगा, 6 मंथ तक वो रिन्यूअल रहेगा। ठीक है, कितना, 2 मंथ में वो रिन्यूअल हो जाएगा और 6 मंथ तक वो रिन्यूअल रहेगा, मैक्सिमम 6 मंथ तक रहेगा। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। चलिए अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 5B की, और चैप्टर नंबर 5B कहता है रिवीजन ऑफ रेंट। सेक्शन नंबर 5 में हम पढ़ेंगे रिवीजन ऑफ रेंट, और साथ में हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 22D से लेकर सेक्शन नंबर 22G तक। सेक्शन नंबर 22D कहता है रिवीजन ऑफ रेंट। रिवीजन ऑफ रेंट के लिए ऑब्लिक करके लिखिएगा, जहां हमने पढ़ा था रिवीजन ऑफ रेंट, कहां पर पढ़ा था हमने रिवीजन ऑफ रेंट, बताइए। रिवीजन ऑफ रेंट हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में, और चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 6 और 7। सेक्शन नंबर 6 और 7 हमने पढ़ा था, और वहाँ हमने पढ़ा था रिवीजन ऑफ रेंट, जहाँ पे उन्होंने बताया था सेक्शन नंबर 6 और सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 6 में रिवीजन ऑफ रेंट, और सेक्शन नंबर 7 में हमने पढ़ा था न्यू टेनेंसी का रिवीजन कैसे होगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि सेक्शन नंबर 22D भी कहता है रिवीजन ऑफ रेंट, तो कैसे होगा। इन केस मान लीजिए इम्प्रूवमेंट खत्म होने के 1 मंथ के बाद बढ़ा दिया जाएगा। मान लीजिए, देखिए सेक्शन नंबर 6 और 7 में जो रेंट हम पढ़ रहे थे, रिवीजन ऑफ रेंट हम पढ़ रहे थे, वो किस तरीके का, इन दोनों में डिफरेंस मैं आपको बता दूं पहले किस तरीके का डिफरेंस है। कि वहाँ जो हम पढ़ रहे थे वो हम कैसा पढ़ रहे थे कि आफ्टर 1 ईयर, यानी कि विद इन 1 ईयर वो क्या होगा, आफ्टर विद इन 1 ईयर वो 5% करके बढ़ रहा था। याद है आपको जो मैंने प्रोसीजर बताया था, वो 5% करके बढ़ा था, और एवरी 10 ईयर पे वो मर्ज हो जाता था।
ओके, एवरी 10 ईयर पे वो मर्ज हो जा रहा था, ये बात आपको मैंने बताई थी। तो वहाँ पे क्या था, वो रिवीजन ऑफ रेंट 5% बढ़ के 1 ईयर में बढ़ा था, नहीं कि 1 साल में बढ़ाया जाता। लेकिन इन्होंने यहाँ जो बताया वो किस तरीके से बताया कि इम्प्रूवमेंट खत्म होने के बाद, मान लीजिए कोई टेनेंट आके रहने लगता है और वो इम्प्रूवमेंट किया रहा उसने, और वो इम्प्रूवमेंट खत्म कर दिया, जिस इम्प्रूवमेंट के साथ वो उस प्रीमाइसेस में रहने आया था वो इम्प्रूवमेंट खत्म कर दिया है, ठीक है। तो क्या होगा, तो वो एक या तो वो इम्प्रूवमेंट खत्म कर दिया या इम्प्रूवमेंट बढ़ा दिया है, तो वो क्या करेगा कि कब वो इसका मतलब रेंट पे बढ़ा पाएगा, विद इन 1 मंथ। इन्होंने बताया कि 1 महीने के अंदर वो उस रेंट को बढ़ा देगा, ठीक है। करेक्शन हो रहा है तो वो करेक्शन करवा लेगा और उसको बढ़ा लेगा, कितने टाइम के अंदर, 1 मंथ के अंदर। वहाँ बात हो रही थी 1 साल की, यहाँ बात आ रही है 1 महीने की, ठीक है। तो कैसे बढ़ा पाएगा वो, 1 महीने के अंदर उसको बढ़ा सकेगा। उसके बाद इन्होंने बताया कि इन केस, ये तो बात होगी भाई यहाँ पर लैंडलॉर्ड की, ठीक है। अब बात आती है एनिमिटीज खत्म होने पर रेंट डिडक्ट भी हो सकता है। किस तरीके से डिडक्ट, इन्होंने सबसेक्शन 2 में बताया कि मान लीजिए अब जैसे इन्होंने बढ़ाया उसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई एमिनिटीज, कोई सुख सुविधाएं उस लैंडलॉर्ड ने कम कर दी है ना, कुछ चीज़ें कम कर दी है, तो अब टेनेंट बेचारा क्या करेगा, तो टेनेंट बेचारा वही करेगा, जाएगा रेंट अथॉरिटी के पास और जाके कहेगा कि भाई हमारा जो रेंट इन्होंने बढ़ाया हुआ है और जो हमें सुख सुविधाएं कम कर दी हैं तो हमारा रेंट भी डिडक्ट करवाया जाए, हमारा रेंट भी थोड़ा सा कम करवाया जाए। तो वो रेंट कम कराने के लिए कहाँ जाएगा, जाएगा कहाँ पे, रेंट अथॉरिटी के पास, ठीक है। तो एमिनिटीज खत्म होने पर वो डिडक्ट के लिए भी कह सकेगा, किससे कह सकेगा, रेंट अथॉरिटी से कहेगा। देखिए वो क्या करेगा, क्योंकि देखिए कहाँ, आप एक चीज़ मुझे बताइए कि अगर आप लोगों ने मेरे संग एविडेंस एक्ट पढ़ा तो वहाँ पे इन्होंने क्या कहा, वहाँ पे इन्होंने कहा कि वहाँ पे कौन जा सकेगा 116 के अंदर, कौन जा सकेगा, वहाँ पे किसकी बात हुई थी, टेनेंट की बात हुई थी ना, टेनेंट जा पाएगा। बेचारा लैंडलॉर्ड क्या करे, तो कुछ नहीं करेगा ना, टेनेंट को यहाँ पे राइट दिया इन्होंने। अब इसके बाद बात आती है कि पहले जो रेंट अथॉरिटी वो क्या करेगा कि भैया आप दोनों के बीच में सेटलमेंट करा देता हूँ, आप लोगों के बीच में एक क्या करा देता हूँ, सेटलमेंट कराता हूँ या कंप्रोमाइज़ करा देता हूँ, ठीक है। पहले फर्स्टली उसका क्या रहेगा कि वो सेटलमेंट या कंप्रोमाइज़ करा दे। सेटलमेंट और कंप्रोमाइज़ से पहले हमने कहाँ पढ़ा था, प्रोसीजर पढ़ा था हमने, जब हमने पढ़ा था सेटलमेंट या कंप्रोमाइज़ करा दी जाएगा, सेक्शन नंबर 15 के 6 में हमने पढ़ा था, इज दैट क्लियर। सेक्शन नंबर 16 के 15 में हमने पढ़ा था तो सेटलमेंट और कंप्रोमाइज़ की, ठीक है। तो ये बात करता है सेक्शन नंबर 22D। अब बात करते हैं 22E क्या कहते हैं, रिवीजन रेंट पे। रिवीजन रेंट पे कौन करेगा, रिवीजन रेंट पे कौन करेगा, रिवीजन रेंट पे करेगा कौन, टेनेंट करेगा। किसके द्वारा करवाया जाएगा, कौन डिसाइड करेगा उस डेट को कि कब से पे करना है रिवीजन किया हुआ रेंट को, तो ये डेट डिसाइड करेगी हमारी रेंट अथॉरिटी। कौन करेगी, रेंट अथॉरिटी डिसाइड करेगी, ठीक है। उसके बाद बात इन्होंने करी सेक्शन नंबर 2F, और 2F कहता है सिक्योरिटी। अब ये बात आती है निकल के प्रैक्टिकली आप लोगों ने देखा होगा, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, हर स्टेट का अपना एक एक्ट होता है, रेंट एक्ट होता है, उस हर एक्ट में, और प्रैक्टिकली आप जिस भी स्टेट में जाके रहना शुरू करते हो तो वहाँ आपसे बात की जाती है कि भैया पहले एडवांस दीजिए, चाहे कहीं पे 1 महीने का एडवांस मांगा जाता है, कहीं पे 3 महीने का एडवांस मांगा जाता है, और तब आपको रहने की परमिशन दी जाती है, ठीक है। आपको वो प्रीमाइसेस तब दिया जाता है जब आप उसका एडवांस, तो ये प्रैक्टिकली बात इन्होंने कहा कि एडवांस पे करना है। लेकिन अभी तक हम जो एक्ट पढ़ते आ रहे थे वह हमने कहीं नहीं देखा कि यहाँ पे इन्होंने एडवांस की कहीं बात की हो, क्योंकि एडवांस हमेशा लिया जाता है। तो वो बात इन्होंने आके यहाँ पे कही, सेक्शन नंबर 22F में इन्होंने कहा कि सिक्योरिटी पे करनी पड़ेगी। वो सिक्योरिटी कितनी करनी पड़ेगी, तो 1 महीने की एडवांस के 1 महीना, यानी कि रहने से पहले की 1 महीने के एडवांस देना होगा आप लोगों को। वो एडवांस देंगे तभी आपको रहने के लिए परमिशन दी जाएगी। जब आप एडवांस दे देते हो तो उसके बाद अब एक राइट आता है भाई टेनेंट का। इन केस वो टेनेंट उस प्रीमाइसेस को खाली करके जा रहा है तो क्या करेगा, ठीक है। तो क्या करेगा, जहाँ छोड़कर जाएगा 1 मंथ के बाद नहीं दिया जाएगा, मतलब 1 मंथ के बाद कभी भी दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि इन्होंने बेचारे टेनेंट को यहाँ पे बोला कि आप चाहे जब आप खाली करेंगे तो खाली करने के 1 महीने बाद में, मतलब 1 महीने में वो कभी भी आपका जो एडवांस आपने दिया था उसे दे देगा, ठीक है। इतनी बात इन्होंने कही है यहाँ पे।
जो बेचारे टेनेंट, यहाँ पे तो पहले उन्होंने कह दिया कि भैया आप तो एडवांस दीजिए, लेकिन आप जब जाएंगे तो उसके बाद हम आपको देंगे। बहुत नाइंसाफी है भाई, थोड़ा तो इनको देना चाहिए था दोनों को इक्वली। रेंट अथॉरिटी टेनेंट का एडवांस वापस करेगा, कैसे करेगा? जब वो उनसे ले लेगा तब तो उनसे वापस करवा लेगा। उसके बाद आता है 22G, और 22G कहता है कुछ कंडीशन में रेंट अथॉरिटी के पास जमा करना पड़ेगा। ये बात हमने पहले भी पढ़ी थी, सेक्शन 5 में हमने देखा था ना कि अगर वो नहीं उस मेथड के अंदर अगर वो नहीं करता तो कैसे करेगा। वही बात उन्होंने 22G में कहा, अगर कभी ऐसा हो जाए कि रेंट पे करना पड़े और रेंट पे इनकेस लैंडलॉर्ड नहीं ले रहा है तो रेंट अथॉरिटी के यहाँ जमा करा दिया जाएगा। तो किन दो कंडीशन में कराया जाएगा वो आप नोट डाउन करिएगा। पहला है सेक्शन 5 के मैनर में, अगर पे नहीं किया गया तब करना पड़ेगा। 5 में मैंने आपको मैनर बताए थे, इनकेस वो अपना बैंक अकाउंट नहीं बताता है, इनकेस वो ले नहीं पा रहा है, या इनकेस उसने कोई रिसिप्ट नहीं दी है, नोटिस नहीं दिया है, बताया नहीं है कि उसके प्रीमाइसेस कहाँ हैं या वो कैसे लेना चाहता है, तो उस कंडीशन में कहाँ जमा कर रहे थे? हम कोर्ट के अंदर, रेंट ट्रिब्यूनल के अंदर करते, लेकिन यहाँ कहाँ करेंगे? हम रेंट अथॉरिटी के यहाँ जमा कर देंगे। ठीक है। दूसरी वाली बात उन्होंने वही बताई कि रिसीट्स अगर नहीं दी है तो भी वो कहाँ पे करता रहेगा? तो वो कहता रहेगा भैया ये तो हमें रिसीट दे देंगे, हमारे पास तो इकट्ठा होता जा रहा है 6 महीने का, 7 महीने का, और 6 महीने और 7 महीने का हम इकट्ठा नहीं दे पाएंगे, इसलिए हम आपके यहाँ पे यानी कि कहाँ पे रेंट अथॉरिटी के जमा कर दे रहे हैं, जब ये देना शुरू करें तो आप इनको दे दीजिएगा। तो ये बात इन्होंने कही यहाँ पे। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज हमने पढ़ा चैप्टर 5A और चैप्टर 5B। चैप्टर 5A में हमने 22A से लेकर C तक पढ़ा, और चैप्टर 5B में हमने 22B से लेकर 22G तक पढ़ा। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आ गया हो समझ में तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम होगी है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए, सम्मान दीजिए और सम्मान दीजिए। थैंक यू।